क्या लगता है कि वर्तमान समय में तुष्टीकरण जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश का विभाजन करवाया मजहब के आधार पर, यदि इसको यही चरित्र, यदि यदि इसे जिन्ना ही बनना था, यदि मुस्लिम लीग का चरित्र ही अपनाना था जो अपना लिया गया है, तो देश का विभाजन क्यों? अब ये चीज फेल हो गया, जब तुष्टीकरण का मुद्दा फेल हो चुका। आपको क्या लगता है कि स्टेट को बांटने का खेल इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब तुष्टीकरण चल नहीं रहा है? हाँ बिल्कुल, वो तुष्टीकरण का तो इसके ऊपर उल्टा रिएक्शन हो गया और लोग पूरा देश संगठित हो गया। तो बिल्कुल। अब इसने सेकुलर अलग सेकुलर जैसे शब्द एक गाली बन गया अब। वो गाली बन गया। उसके बाद इसने वो हिंदुत्ववादी और हिंदू अलग करने की कोशिश की, वो भी इसका नहीं चला कंडा। तो अब ये क्षेत्रवाद की, मैंने कहा ना कि वो बिल्कुल ये पूरे देश को जम्मू कश्मीर बना देना चाहता है कि हर राज्य किसी दूसरे राज्य से बात मतलब ना रखे, हर राज्य दिल्ली से मतलब ना रखे, वो अपना नंगनाच शुरू कर दे, अब देश के कानून को ना माने, वो अपना कानून बना ले, अपना झंडा बना ले। तो वो तो मनीष जी, आपके मैं लिख भी चुका हूँ फेसबुक पे कल, और मैं फिर आपके दर्शकों से कहूंगा कि इसको आप लोग पूछना शुरू करिए कि अगर राहुल गांधी ये कहता है कि यूपी वाले को छत्तीसगढ़ वाले को भाई साहब, मनीष जी, जब वो यूपी वाले कहता है ना, तो वो नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा करता है। उसका इशारा ये हाँ। है कि यूपी वाले को छत्तीसगढ़ वाले को कोई सलाह देने, सुझाव देने का अधिकार नहीं है, और महाराष्ट्र वाले को विदर्भ वाले को सुझाव देने का अधिकार नहीं है। तो मनीष जी, फिर इससे भी पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी माता जी तो इटली की हैं, उनको इस हिंदुस्तान को हम्म। सुझाव देने का कौन सा अधिकार है? बहुत उसकी माता, महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। सोनिया गांधी को यह अधिकार कैसे हो गया कि वो हिंदुस्तान को सुझाव दे, सलाह दे? खुद राहुल गांधी दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली की पैदाइश है, दिल्ली का नागरिक है, दिल्ली का वोटर है। ये चुनाव लड़ने वायनाड क्यों चला गया था, या ये चुनाव लड़ने रायबरेली क्यों आता था? इसको क्या अधिकार बहुत था? महत्वपूर्ण। इस, इसको अगर चुनाव लड़ना था तो दिल्ली में ये क्यों नहीं लड़ता था? ये रायबरेली किस अधिकार से आता था? ये उसके बाद वायनाड किस अधिकार से गया है? और ये दिल्ली का नागरिक वायनाड में चुनाव लड़ा, रायबरेली में चुनाव लड़ता है, ये किस अधिकार से छत्तीसगढ़ वालों को सुझाव देने पहुंच गया था? अगर ये अपना बहुत महत्वपूर्ण। इसी के तर्क से अगर बात की जाए, तो ये तो जी मनीष जी। जी, ये पागल है या नशेड़ी है या धूर्त है, ये तो इसका चेकअप कराना पड़ेगा। मगर ये गजब का झूठा भी है मनीष जी, ये भी मैंने कल ही लिखा है। ये इसने कल संसद में बोलते समय इसने कहा कि मतलब कि कोई कुछ नहीं करता, मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर, पर नाना समझ लीजिए, परदादा, पता नहीं। हम्म। तो किसी का कैमरा थोड़ा सा ये हुआ है तो हम फिर से जुड़ते हैं, शायद थोड़ा सा ट्राइपॉड हिल गया है उनका। तो फिर से हम सतीश सर से जुड़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे थे कि कितनी बड़ी साजिश है। जी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात सर कह रहे थे कि ये आदमी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये बड़ी साजिश के साथ यूपी वाला क्यों बोलेगा छत्तीसगढ़ पर। यूपी और छत्तीसगढ़ एकदम पड़ोस का स्टेट है। यूपी छत्तीसगढ़ पर मैंने कहा क्यों ना, बोलेगा? महाराष्ट्र गुजरात पर क्यों बोलेगा, जो दोनों एक स्टेट है? ये सवाल एक, इटली वाली क्यों भारत के लिए बोलेगी? और इसका तो कोई वजूद बोलेगी। ही नहीं, कहाँ का कुछ पता ही नहीं है। ये दिल्ली का भी नहीं, हाँ, ये यूपी का भी नहीं। नाना कहता था कि हम जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये किस हिसाब से कहाँ बोलता है और किस हैसियत से बोलता है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष बोलता नहीं, कांग्रेस का एक सिंपल एमपी है वायनाड का। जी जी, आगे बढ़ाइए सर आप। इसकी बहन उत्तर प्रदेश में घूम रही है, वो तो दिल्ली की नागरिक है, वो तो दिल्ली की वोटर है। वो किस किस हैसियत से उत्तर प्रदेश वालों को सुझाव देती घूम रही है, किसी से सलाह दे रही, किसी हैसियत से उपदेश दे रही है? तो मैंने कहा ना, इस आदमी का चेकअप होना चाहिए। दूसरा, मनीष जी, ये गजब का झूठा है। उस दिन इसने संसद के अंदर प्रूव किया, परसों बोलते समय इसने जी कहा कि मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर, वो 15 साल उन्होंने जेल काटी। तो मनीष जी, पहली बात तो इसके एक ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, वो तो 7,000 किलोमीटर दूर इटली में लुसियाना गांव में पैदा हुए थे, वहीं जिए, वहीं मरे, वहीं धंधा पानी किया। तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। वो देश की आजादी की लड़ाई लड़ने कब आए, और 15 साल उन्होंने जेल कब काटी? तो ये झूठ बोल रहा था। दूसरे, इसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी फिरोज गांधी के पिता, बिल्कुल। दुनिया है ना, दुनिया में कहीं भी ग्रैंड फादर का मतलब यही होता है, या तो आपके ननिहाल की तरफ से या पैतृक तरफ से, यही होता है। पिता। हाँ, तो अब बहुत सही पॉइंट आपने उठाया सर। जी जी। हाँ, उनका नाम था जहांगीर फरदून गांधी, GHANDY, जी जहांगीर फरदून गांधी। उनका धंधा था, वो राशन सप्लाई करते थे होटलों में, राशन, दवा दारू, ये सब, वो सब्जियां, वो होटलों में सप्लाई करते थे। और जो रईस होते थे, उन रईसों के घरों में करते थे, होम डिलीवरी करिया करते थे। यही काम फिरोज गांधी भी करता थे, और फिरोज गांधी का परिचय ही ये काम करते समय नेहरू परिवार से हुआ था।
ये इतिहास पढ़ लेंगे। तो वो जहांगीर भी कभी 1 घंटे के लिए जेल नहीं गए। तो ये किस ग्रैंडफादर है, अपने किस ग्रैंडफादर के बारे में ये बात कर रहा था। अब आ जाइए, अगर ये नेहरू इसके ग्रेट ग्रैंड फादर तो किसी कसौटी से नहीं किसी होते। एंगल से नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन लेकिन अगर ये नेहरू के विषय में भी बात कर रहा था, तो भी मनीष जी बता दूं, तो भी ये झूठ बोल रहा था। नेहरू की जेल यात्राओं का दस्तावेज अभिलेखों अभिलेखों में दर्ज है। नेहरू ने दर्द है। अपनी पूरी जिंदगी में मनीष जी 8 साल 9 महीने 3 दिन की जेल काटी है। ये बड़े गौर से सुन ले आपके दर्शक। और वो एक साथ नहीं काटी है, वो 10 किस्तों में काटी है। मतलब कहीं 3 महीने के लिए, कहीं 6 महीने के लिए, एक बार वो खाली दो दो पौने 2 साल के लिए बंद हुआ वो आदमी। अन्यथा कभी 8 महीने, कभी 9 महीने, इस तरह करके कुल 8 साल 9 महीने 3 दिन की जेल काटी है नेहरू ने। तो ये 15 साल को इसका कौन सा ग्रेट ग्रैंडफादर था? या तो ये रहस्य बताए कि अब तक दुनिया में मेरे जिन ग्रेट ग्रैंडफादर को लोग जानते थे वो नहीं, मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर कोई और था। तो वो कौन था? ये सवाल इससे पूछा जाना चाहिए, इसको, इस रहस्य को उजागर करना चाहिए। क्योंकि इसने खुद कहा है, संसद के अंदर कहा है, मुकर नहीं सकता उससे, कि वो 15 साल जेल काटने वाला ग्रेट ग्रैंडफादर कौन था। तो मनीष जी, मैं हम्म। ये बताने का मेरा उल्लेख केवल ये था कि ये पूरी पार्टी और खासकर ये राहुल गांधी झूठ, धोखाधड़ी, जालसाजी, सिर्फ इस पर पूरी राजनीति आधारित है। और उस वो करते करते अब इसकी हताशा, कुंठा इतने घिनौने स्तर पे आ गई है कि अब ये देश के टुकड़े करने की कोशिश करने लगा है। अब मैंने कहा ना कि जो कुछ इसने पाठ छत्तीसगढ़ में पढ़ाने की कोशिश की, वो पाठ वही था जो जो जवाहरलाल नेहरू ने आज से 73 74 साल पहले कश्मीर को पढ़ाया था। और उस जहर को हम लोग भोगते रहे। 72 साल बाद जाके नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 हटा के उस जहर को किसी तरह खत्म किया। लेकिन बड़ी मुश्किल से कश्मीर का वो जहर खत्म हुआ है। लेकिन ये अब वो नेहरू परिवार का वो वंशज राहुल गांधी अब उस जहर को हर प्रदेश में बोने की साजिश कर रहा है। हम सबका ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि इस जहर को खिलाफ हम लोग आवाज उठाएं, अपनी आवाज बुलंद करें। बिल्कुल सर, और इसीलिए इसने 370 की भी बात की है, कश्मीर की बात की, तो साफ लगता है कि 370 हटने की पीड़ा है। और मतलब इसी इसी पीड़ा में इसने राज्यों के रूप से ही कहा कि राज्य यदि टूट जाएगा, यदि पूरा, जैसे क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का पूरा वामपंथी कर, क्योंकि वामपंथ यही चाहता है कि स्टेट टूट करके अलग हो जाए, क्या आपको लगता है कि इस कांग्रेस का पूरी तरह से वामपंथीकरण हो गया है? कि कांग्रेस, वामपंथ तो यही चाहता है कि एक अलग अलग स्टेट हो जाए, टूट जाए, सब कुछ अलग अलग हो जाए और वहां से सरकार इस ढंग से चले। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल वामपंथीकरण, ये वामपंथी, ये नक्सली संगठन जो सफेद पोस्ट नक्सली संगठन होते थे, शुरू से रहे हैं वो 3 4 दशकों से, जब से वो वार हुआ था, वो चारू मजूमदार उनका सबका। तो ये अब ये नक्सलियों का एक सफेद पोस्ट चेहरा हो गया है, नक्सलियों का संगठन हो गया है। कांग्रेसी बच्चे कहाँ मनीष जी? उस दिन मैं किसी देख रहा था कि 2014 के बाद 177 एमएलए कांग्रेस छोड़ चुके हैं, शायद 3 दर्जन से ज्यादा एमपी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। तो कांग्रेसी तो चले गए, भाग गए। अब ये नक्सलियों का एक संगठन गिरोह उनके रह गया है, जिसका सरगना ये राहुल गांधी बना हुआ है। इसकी भाषा देखिए, इसके जो ये इसके बयान देखिए, कि जिस तरह के बयान मतलब बड़े नाम रखे हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और ये कह रहे हो कि भारत कोई देश है ही नहीं है, छोटे छोटे राज्यों का एक समूह है। और इसने कहा कि सम्राट अशोक के समय से भारत देश कभी रहा ही नहीं, ये तो छोटे छोटे राज्यों का समूह था। ये बताते समय ये भूल गया कि सम्राट अशोक के समय जो छोटे छोटे राज्य थे, अगर वो जरा सी भी बदतमीजी करते थे तो उस राज्यों के राजा की गर्दन उड़ा देता था सम्राट अशोक। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। ये था भारत। और ना हो तो एक बार फिर से इतिहास पढ़ लेना कि वो इन लंपटों ने जो इतिहास, लंपट इतिहासकार है, उन्होंने अशोक का वो चरित्र तो बताया कि अशोक ने बौद्ध धर्म कर लिया और अहिंसा परमो धर्मा वो मानने लगा, बुद्ध का अनुयायी हो गया। लेकिन जरा उससे पहले का इतिहास पढ़ो। मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में उससे क्रूर शासक कोई नहीं था। और बुद्ध धर्म अशोक ने तब अपनाया था जब उसने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया था। गाड़ जब दिया उसको था। लगा कि जब उसको लगा कि अब कोई जरूरत है नहीं। नहीं।
और ज्यादा ना पढ़ पाओ तो कलिंग पे उसका उसकी चढ़ाई का पढ़ लेना कि किस तरह से लाशों के ढेर लगा दिए थे अशोक ने। तो अगर वही चाहते हो तो मेरे ख्याल से फिर ये चाह रहा है कि नरेंद्र मोदी सम्राट अशोक की तरह इसके साथ व्यवहार करे, जो वो नहीं कर रहे हैं, और ये छटपटा रहा है कि इसके साथ वही व्यवहार हो।